हाय वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा अपन लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आप लोगों के लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन अथवा लघु बीजाणु जनन। ये टॉपिक आप लोगों के लास्ट क्लियर हुआ था। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा वो आप लोगों के हैं पराग कोषों का स्फुटन। नेक्स्ट टॉपिक है पराग कोषों का स्फुटन dehiscence ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्लियर। पराग कोषों का स्फुटन क्या है? तो टॉपिक से अपन लोग बात करें तो स्फुटन का मतलब होता है बेटा टूटना। ब्लास्ट होने से है, ब्रेकडाउन से है, विघटित होने से है। किसका टूटना, किसका ब्लास्ट होना? तो पराग कोषों का। तो जब पराग कोष बेटा ब्लास्ट होंगे तो पराग कोषों के अंदर किसका फॉर्मेशन होता था? पराग कणों का, यानी लघु बीजाणुओं का। तो जब वो विघटित होंगे तो उससे क्या रिलीज होंगे, क्या मुक्त होंगे? पराग कण। तो पराग कोषों के स्फुटित होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को बेटा क्या कहा जाता है? पराग कोषों का स्फुटन। क्लियर। जिस प्रकार से अपन लोग घर पे देखते हैं कि जो मटकी होती है, मटकी में अपन लोग जनरली पानी भरते हैं, यदि वो मटकी फूट जाए तो क्या निकलेगा उसमें से? पानी तो निकलेगा। तो इसी प्रकार से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। जब वो एंथर ब्लास्ट होगा तो उससे कौन रिलीज होंगे? पोलन ग्रेन्स, परागकण यानी लघु बीजाणु ही रिलीज होते हैं। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या नोट करना है? पराग कोषों के स्फुटन अथवा विघटन की प्रक्रिया पराग कोषों का स्फुटन कहलाती है। पराग कोषों का स्फुटन कहलाती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आता है कि सर ये पराग कोषों का स्फुटन जो होगा इसके लिए कोई ना कोई चीज तो रेस्पॉन्सिबल होगी, जिम्मेदार होगी। क्या विदाउट किसी स्ट्रक्चर के डेहिसेंस ऑफ एंथर हो जाता है क्या? तो नहीं। आप लोगों ने जब एंथर के ट्रांसफर सेक्शन की स्ट्रक्चर की बात की तो वहां पर लोगों ने एंथर वॉल की सेकंड लेयर एंडोथीसियम अंत्य त्वचा के बारे में पढ़ा था और वहां आपको उसके कार्य में लिखाया गया था बेटा, और वहां एक्सप्लेन भी किया गया था उसका लॉजिकल रीजन आपको। क्लियर कि सामान्यतः पराग कोषों की जो अंत्य त्वचा होती है वो अंत्य त्वचा पराग कोषों के स्फुटन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि पराग कोषों की जो आंतरिक भित्ति होती थी या जो अरीय स्पर्श रेखीय जो भित्ति होती थी उसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज के रेशों का क्या हो जाता था बेटा? स्थूलन जमा हो जाता था, जिसकी वजह से इस लेयर को रेशेदार परत भी कहा जाता था, जो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती थी। वो नमी को ग्रहण करेंगी, नमी को ग्रहण करने के बाद उनकी जो वॉल होंगी उन वॉल के ऊपर, भित्तियों के ऊपर दबाव लगेगा। दबाव लगने की वजह से एंथर ब्लास्ट हो जाता है। जब एंथर ब्लास्ट हो जाएगा तो एंथर से क्या रिलीज हो जाएंगे? फिर पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये इसका लॉजिकल रीजन था। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पर कि सामान्यतः यहां पर आप लोगों के कैलोज का भी जमाव होता था, कैलोज बैंड भी डिपॉजिटेड होते थे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेस बन जाते थे, ऐसे कुछ स्थान थे जहां पर कैलोज का जमाव नहीं हो पाता था। जब कैलोज का जमाव नहीं होता तो ऐसे स्थानों को, जहां कैलोज का डिपोजिशन नहीं हुआ है, ऐसे स्थानों को हम लोगों ने लिखा था स्टोमियम कहा जाता था। तो स्टोमियम का यहाँ पर एक रोल होता है, याद रखना आप लोगों को, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो स्टोमियम जो सेल होती हैं उन स्टोमियम सेल का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है पराग कोषों के स्फुटन में।
तो नेक्स्ट क्या लिखें अपन लोग बेटा बात, नेक्स्ट पॉइंट, पराग कोश की एंडोथीसियम परत पराग कोश स्फुटन में सहायक होती है। सहायक होती है। नेक्स्ट बात हम करें स्टोमियम कोशिकाएं भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पराग कोशों का जब स्फुटन होगा तो पराग कोशों से क्या मुक्त होते हैं, परागकण। तो नेक्स्ट क्या है, पराग कोश के स्फुटन द्वारा परागकण अथवा लघु बीजाणु मुक्त होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन आता है कि सर जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है, पराग कोशों का जो स्फुटन है, उसके भी कोई टाइप होते हैं क्या, किस किस टाइप से ये कंप्लीट हो सकता है। तो पराग कोशों का स्फुटन कई विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पराग कोशों का स्फुटन पराग कोशों का स्फुटन निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। निम्नलिखित विधियों द्वारा बेटा क्या होता है, संपन्न होता है। फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करें तो पहली विधि है लंबवत स्फुटन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस। सेकंड टाइप आता है अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसवर्स डेहिसेंस। तीसरे प्रकार की बेटा बात करें तो वो है छिद्रित स्फुटन, पोरस डेहिसेंस। और नेक्स्ट फोर्थ टाइप की अपन लोग बेटा बात करें तो वो है आपके कपाटी है
स्फुटन। ऐसे कई विधियों के द्वारा स्फुटन की प्रक्रिया होती हैं, जिनमें से मेनली मेथड अपन लोगों ने यहाँ नोट की है वल्व्यूलर डेहिसेंस। तो ये फॉलोइंग ऐसी मेथड है जिनके द्वारा डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक को अपन लोग देखते हैं वन बाय वन। लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस की बात करते हैं, लंबवत स्फुटन। तो बेटा लंबवत स्फुटन कैसे होगा? तो ये आप लोगों के क्या है बेटा, पराग कोश की पालियां हैं। डायग्राम ड्रॉ किया था ना अपन लोगों ने इस तरह का। तो ये पराग कोश की पालियां हैं। ये पराग कोश की पालियां बेटा यदि इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अनुदैर्ध्य यानी लंबवत रूप से विघटित हों, पराग कोश की ये जो पालियां हैं या जो पराग कोश हैं, तो ये पराग कोश यदि बेटा क्या हो, लंबवत रूप से विघटित हो, तो इस प्रकार का स्फुटन लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस कहलाता है। और सामान्यतः इस प्रकार का जो स्फुटन होता है बेटा, एक तो कैप्सुला के पादप में होता है। किसमें होता है? कैप्सुला के पादप के अंदर होता है। और एक होता है आपके गॉस्पियम के अंदर, कैप्सुला के पादप में और गॉस्पियम के अंदर इस प्रकार का स्फुटन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि कैप्सुला की ही हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है। गॉस्पियम कपास की वंश है, कपास का क्या है, वंश है। इसकी कई जातियां होती हैं जिनके अंदर इस प्रकार का डेहिसेंस होता है। और कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास किस कुल का सदस्य है? मालवेसी कुल का सदस्य है। और मालवेसी कुल के बारे में आप लोगों ने 11th के अंदर कुछ बातें डिस्कस की थी ना, तो याद रखना है इसको बेटा। याद रखने के लिए एक ट्रिक अपन लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एसएससी की एग्जाम है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके अंदर पार्टिकुलर एक पोस्ट के लिए होती है CGL। तो CGL से आपको इसको याद रखना है, C यानी कैप्सुला, G यानी गॉस्पियम और L यानी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये आपके फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। सेकंड है अनुप्रस्थ स्फुटन। तो अनुप्रस्थ स्फुटन क्या होगा बेटा, ये हम लोग डायग्रामेटिक बात करें तो ये आप लोगों के पराग कोश है, उसकी पालियां हैं, ये उसके तंतु वाला भाग है। यदि ये परागकोश या परागकोश की पालियां यदि इस प्रकार से अनुप्रस्थ रूप से ट्रांसफर फॉर्म में यदि विघटित होती हैं, तो इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ स्फुटन। और इस प्रकार का जो बेटा स्फुटन होता है वो किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल की बात करें तो ओसीमम, तुलसी का जो प्लांट होता है, सबके घरों में होता है ना, तुलसी के प्लांट के अंदर इस टाइप का स्फुटन होता है। याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, TT रेलवे में होते हैं ना, तो T यानी ट्रांसफर, T यानी तुलसी, तो ट्रांसफर टाइप का डेहिसेंस तुलसी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? आगे बात करें छिद्रित पोरस स्फुटन की, तो ये आप लोगों के एंथर है। ये क्या है बेटा? एंथर है। अब यदि अपन लोग इस एंथर की बात करें तो एंथर में यदि इस प्रकार से छोटे छोटे बेटा पोर बन जाए, यदि इस प्रकार से स्मॉल स्मॉल क्या बनते हुए चले जाएं, इसके अंदर ये पोर बन जाए, तो इन पोर के थ्रू यदि क्या होता है, क्या रिलीज होते हैं? पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो ये होता है छिद्रित टाइप का स्फुटन। और इस प्रकार का जो स्फुटन होता है बेटा वो होगा आपके सोलेनम के अंदर। सोलेनम सोलेनेसी कुल का वंश है। सोलेनेसी फैमिली पढ़ी थी ना 11th में आप लोगों ने, तो सोलेनम सोलेनेसी फैमिली का वंश है, जीनस है, उसके अंदर इस प्रकार का डेहिसेंस कंप्लीट होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अपन लोग बात करें कपाटीय स्फुटन, वल्वुलर स्फुटन की, तो बेटा ये आप लोगों के इस प्रकार से जो एंथर होता है, तो एंथर की जो बीच की वॉल होती है, यदि ये वॉल ब्लास्ट हो जाए तो इससे भी क्या होता है, एंथर रिलीज हो जाता है। तो आपस में जिन वॉल से, ट्रांजिस वॉल से जो कनेक्टिव लेयर जो टिश्यू होते हैं वहाँ जो कनेक्ट प्रेजेंट होता है, तो उससे यदि वो रिलीज हो तो उसको कहा जाता है आप लोगों के वल्वुलर डेहिसेंस। और इस प्रकार का डेहिसेंस जो होता है बेटा वो आपके होता है वर्वेरिस। किसके अंदर होगा?
परवेरिस के अंदर इस प्रकार का डेhiscence ऑफ एंथर कंप्लीट होता है। इट्स ओके, आपके डिफरेंट टाइप का डेhiscence ऑफ एंथर था। तो इस प्रकार से डेhiscence ऑफ एंथर आप लोगों के टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके आफ्टर हम लोग बात करते हैं टॉपिक बेटा पर लघु बीजाणु चतुष्कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाओगे आप लोग? लघु बीजाणु चतुष्कों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वन बाय वन अपन लोग नोट करते हैं, फिर वन बाय वन अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रकार होता है बेटा वो है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क। अच्छा टॉपिक है नीट वाले बच्चों के लिए। सेकंड है चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। थर्ड टाइप है बेटा आपकी क्रॉसित लघु बीजाणु चतुष्क। चौथा है रेखीय लीनियर लघु बीजाणु चतुष्क। और लास्ट पांचवा प्रकार है बेटा टी आकार लघु बीजाणु चतुष्क। इस प्रकार से ये मुख्यतः 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। क्लियर? वन बाय वन अपन लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप लोग फर्स्ट हेडिंग बनाओगे समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क। आइसोबाइलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो बेटा क्या है, चतुष्क का मतलब होता है 4। लघु बीजाणु के लिए यूज करना आपको गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना की बात करेंगे। और फिर समद्विपार्श्विक की अपन लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपन लोग क्या बनाए, एक गोलाकार संरचना बनाए बेटा। थ्योरी डायग्राम एग्जाम्पल कुछ याद नहीं करने, समझकर इन सारी चीज़ों को अपन लोग खुद बना सकते हैं। तो ये अपन लोगों ने बेटा लघु बीजाणु के लिए गोलाकार अंडाकार संरचना बना दी। अब बात करते हैं समद्विपार्श्विक से। क्या बोल रहा है? जैसा बोल रहा है वैसे करते हुए चलना। सम यानी समान, द्वि यानी 2, पार्श्विक यानी पार्श्वभाग, यानी इस गोलाकार अंडाकार संरचना को 2 समान पार्श्वभागों में बांट दूं। तो बेटा ये समान पार्श्वभाग है ना, और ये पहला हो गया पार्श्व और ये दूसरा हो गया, बन गए ना। यदि अब इसको देखेंगे तो सपोज कर थोड़ा सा और इसको यहाँ बिलो देख दो तो ये हो गई आपके। अब ये गोलाकार संरचना, ये इसके अंदर ये 4 हुए नहीं हुए तो ये चतुष्क हो गया। अब इसकी थ्योरी की बात करें तो एक अक्ष को पकड़ लो, आपकी मर्जी पड़े, इस अक्ष को लेके बात कर लो, इस अक्ष को लेके बात कर लो, किसी भी अक्ष को लेकर आप लोग बात करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बात वही कहने में आएगी। तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों पे, इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों में चारों लघु बीजाणु
एक सीधी रेखा एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। एक अक्ष है तो एक अक्ष पर स्थित होते हैं। इस अक्ष पर बात करेंगे तो दो ऊपर दो नीचे लघु बीजाणु, इस पे करेंगे तो दो इधर लेफ्ट राइट पोजीशन पे मौजूद है। क्लियर? तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क जो बेटा पाए जाते हैं वो होते हैं एक बीज पत्री पादपों में। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उन मोनोकोट प्लांट के अंदर एक बीज पत्री पादपों में इस प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप आपके क्लियर होता है। सेकंड टाइप की हम लोग बात करते हैं वो है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर बेटा? सेकंड टाइप है। वही बात चतुष्क का मतलब चार लघु बीजाणु यानी गोलाकार अंडाकार संरचना चतुष्फलकीय की अभी बात करते हैं। तो ये अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार से गोलाकार संरचना बना दें, अंडाकार संरचना बना दी। चतुष्फलकीय ज्यामिति आप लोगों ने 10th लेवल तक भी समझी होगी, केमिस्ट्री में भी आपके पास आती है। इस प्रकार से जैसे तिपाई होती है ना, तो ऐसी रचना होती है टेट्राहेड्रल, यही तो होती है ना। तो ये टेट्राहेड्रल है, इस प्रकार से बन के आती है ना ये टेट्राहेड्रल। तो इसमें बस यही करना आप लोगों को, ऐसी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर बना दिए। तो बनाने पर ये 1 2 और ये 3, सर बात तो 4 की कर रहे हैं, 3 कैसे? तो बात सही है बेटा कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर हमको 3 लघु बीजाणु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु इनके पीछे की ओर स्थित होता है, इस डिजिटल बोर्ड के पीछे की साइड वो नहीं दिखेगा आपको अभी। तो हम लोग बात यही कर रहे हैं कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 3 लघु बीजाणु हमें दिखाई देते हैं, चौथा इनके पीछे की ओर स्थित होता है, जिसको अपन लोग इस तरह से दिखा देते हैं। क्लियर? ये इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क डाइकोट प्लांट के अंदर द्विबीज पत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं, और कैप्सुला भी एक द्विबीज पत्री पादप था। तो द्विबीज पत्री पादपों के अंदर इस टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड अपन लोग डिस्कस करते हैं वो है क्रोसित लघु बीजाणु चतुष्क क्रॉस्ड और डिफ्यूज्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब तो समझ चुके होंगे ना कि भाई माइक्रोस्पोर टेट्राड आया, बना दो गोलाकार स्ट्रक्चर। क्रॉसित के लिए बेटा आपको क्या करना है, ये क्रॉस बनाना है। क्रॉसित के लिए क्या बना दें? क्रॉस बना दें। अब इस क्रॉस को बनाने के बाद अपन लोग समझते हैं क्या है। अब इस क्रॉस से बात करो आप, तो यदि इस क्रॉस से बात करेंगे तो इसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। ये क्रॉस क्या कह रहा है कि यदि मेरे अंदर आप लोग देखो तो इस अक्ष पर और इस अक्ष, इन दोनों अक्षों के बीच में यदि एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो कितने डिग्री का एंगल बन के आ रहा है? 90 डिग्री का। इस एक्सिस और इस एक्सिस की बात कर, सॉरी, इस एक्सिस और इस एक्सिस की यदि अपन लोग बात करेंगे तो इसके बिटवीन भी कितने डिग्री का एंगल बन के आ रहा है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट एक्सिसों के बीच में बात करें, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में यदि एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का। यदि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में बात करेंगे तो एंगल 90 डिग्री का। मतलब हर एक्सिसों के बीच में 90 डिग्री का कोण आ रहा है। यही है ना 90 डिग्री का कोण आ रहा है। तो बस बात यही है कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों में चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं।
इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों में चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ये थ्योरी क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें, हाँ सॉरी 1 मिनट, डायग्राम इस तरह से इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपके क्रोसित का है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रोसित यानी क्रोकस, क्रोसित यानी क्रोकस तो वैसे याद हो गया। और एक और याद रखना आपको, मैग्नोलिया। तो क्रोकस और मैग्नोलिया के अंदर जनरल इस टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे 4th टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है आपके रेखीय लघु बीजाणु चतुष्क। रेखीय लघु बीजाणु चतुष्क क्या होगा, लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राड। शब्द ही कह रहा है एक सरल रेखा में होंगे। तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में स्थित होते हैं। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में या सरल रेखा पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइलोफिला, तो हाइलोफिला प्लांट के अंदर इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। और नेक्स्ट लास्ट आपके जो टाइप है वो है बेटा टी आकार, टी शेप्ड लघु बीजाणु चतुष्क। टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर बेटा। 1 बाय 1 देखते हैं इसके अंदर क्या बात है। चतुष्क का मतलब 4, माइक्रोस्पोर मतलब गोलाकार संरचना, और टी का मतलब देखते हैं। तो इसमें होता क्या बेटा, टी शेप बन रही है, हमारे पास 4 है तो बात 4 को अरेंज करना है। तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों के अंदर 2 लघु बीजाणु जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये अनुप्रस्थ हो गए, इस प्रकार से ही तो होता है अनुप्रस्थ का ट्रांसफर सेक्स। तो ट्रांसफर फॉर्म में अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं। और जो 2 लघु बीजाणु होते हैं वो लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। जब इस प्रकार से इन चारों लघु बीजाणुओं को अरेंज कर दो कि तो हमारे पास कौन सी शेप बन के आ रही है, लगभग टी शेप बन के आ रही है ना। तो ये टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड है। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्कों में 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से और तथा 2 लघु बीजाणु लंबवत या अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार का जो लघु बीजाणु होते हैं बेटा वो अरस्टोलोकिया का प्लांट है। उस अरस्टोलोकिया के अंदर इस प्रकार के लघु बीजाणु पाए जाते हैं। नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है कि एक पर्टिकुलर अरस्टोलोकिया वंश की एक जाति है, अरस्टोलोकिया एलिजेंस। अरस्टोलोकिया एलिजेंस के अंदर इन 5 प्रकार के लघु बीजाणु ही पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अरस्टोलोकिया एलिजेंस। अरस्टोलोकिया एलिजेंस में उपरोक्त सभी प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा ये टॉपिक
जो आपके लघु बीजाणु चतुष्कों के प्रकार था वो क्लियर किया है। थैंक यू।